हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक 6 to 10th में, हम पहुंच चुके हैं अपनी अंतिम बुक जो कि है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक, जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। उसके हमने 3 चैप्टर पहले पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्ष निर्माता द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं और वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विदेश की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक वस्तुएं दूसरों की के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजन और प्रसंस्कृत फसलों के रस तक हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटनाएं हैं। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजार में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? हम इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। सबसे पहले है अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं ने केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत में उपनिवेशों के कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्माता होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार की दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का प्रमुख जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। इस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। इसके पुर्जे चीन से विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज से लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। यह है बेंगलुरु में स्थित एक कॉल सेंटर जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणाम उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने के का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं तो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाओं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी
चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 40 से 60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार के असीमित लाभ हो सकता है। आओ इन पर विचार करें में आप निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली। तो आप निम्नलिखित कथन को आगे की ओर पूरा कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं, जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा में किया जाता है कि यह परिसंरचना लाभ अर्जित करेगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। यह है एक चित्र जिसमें है, यह है बेहतर माहौल, अधिक मजदूरी। हम इन कारखानों को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। ये लोग इन चीजों पे आवाज उठा रहे हैं। आगे बढ़े तो वो है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पाद नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों ने दूरस्थ उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पाद परस्पर संबंधित हो रहा है। आओ इन पर विचार करें में ये कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, जिसे आप इस चीज को पढ़कर कर सकते हैं। यह है कि एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड्स मोटर विश्व में 26 देशों
में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करने के एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के जो प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 में 17 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों के में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो इसके संबंधित आप निम्नलिखित प्रश्न पर विचार विमर्श कर सकते हैं। ये एक चित्र है जिसमें भारतीय मजदूर द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए लादी जा रही है। फिर है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार की विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का प्रमुख माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिणी एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार की बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों को पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पाद के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। ये एक चित्र दिखाया गया है। उसके बाद है कि हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौना निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीनतम डिजाइन के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। अब भारत में बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौने निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। सामान्यतः बाजार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तुओं का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। यह सिलसिलेवार वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए। इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जिन पे आप सोच विचार कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों।
इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। यह है वैश्वीकरण में मजा है, और यह है ध्यान रहे आप हमारी दुनिया में खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं इन सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों से तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ना एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों से अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। वैश्वीकरण पर निम्न बिंदुओं पर आप विचार कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह प्रमुख कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इनमें लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, वस्तुओं के कंटेनर में रखा गया है जिससे उन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनर में ढुलाई लागत से भारी बचत हुई और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रह द्वारा सुगम हुई हैं और जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारी संसार में प्रवेश किया होगा, जहां जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कंप्यूटर के साथ बैठा एक व्यक्ति जो कि कहता है कि ये सारी चीजें तो हैं, पर लेकिन बिजली कहाँ है। इसके बाद है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी की संक्षेप में आईटी ने विभिन्न देशों में के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है। हम क्या देखते हैं कैसे वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइन और छपाई दिल्ली में की जाती है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेजा जाता है।
दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का प्रयोग करके लंदन कार्यालय में पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिका को वायुयान से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन को छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन से एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक में तत्काल कर दिया जाता है। इसमें यह है, ये इन दोनों की बातचीत दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड विचार विमर्श की बातें लिखी गई है जिन्हें आप देख। फिर अपना अगला पॉइंट है कि विदेश या व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कम लगाती है, तब क्या होगा? अर्थात इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इस पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह पाएंगे और चीन से इनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किसी प्रकार की वस्तुओं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो गया रहा था और इस व्यवस्था को आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ाने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात पर ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरण में घरेलू उत्पादों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। भारत में करीब 1991 के प्रारंभ में नीतियों के कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादक को प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से विरोध को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार और उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। इन बातों को लेकर आप निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा और विचार कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत के विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरुआत किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो।
वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन की सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार से यह देखा गया है कि विकसित देशों के अनुसूचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा गया है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। फिर है व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार के उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों के असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमारे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र जिसमें हजारों एकड़ भूमि और उसकी स्वामित्व एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के पास है। ये है वो कपास की खेती वाला खेत। इसके आधार पर आप निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 20 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम कुछ प्रणाली देखते हैं, कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच वृहद प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना इसके लिए लाभप्रद है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों में उद्योग जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग सेवाओं जैसी सेवाओं में निवेश में सुरुचि दिखाई। इन उत्पादों ने अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं ने नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। फिर है विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है।
आपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों में छूट देने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, इसके शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली से निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इनमें से आगे वैश्वीकरण के कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां, इंफोसिस में आईटी, रैन बैक्सी में दवाइयां और एशियन पेंट्स में पेंट, सुंदर फार्म्स में नट एंड बोल्ट, तो कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण वैश्वीकरण ने ऐसा प्रदाता कंपनियों सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी कि डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध और विकसित देश को निर्यात की जाती है। इन पॉइंटों के हिसाब से आप निम्नलिखित बिंदुओं पर और विचार कर सकते हैं। उसके बाद छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा को करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण की बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की है। बढ़ती है प्रतियोगिता। कैसे बढ़ती है? रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने परिवार की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु में एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया था। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पाद का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंध को हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनी, जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जों थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती हैं, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजक कार्य करने के लिए विवश कर दिया है। इसमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे उसका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्त हैं जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में हैं। उनकी इकाइयां बंद कर दी। बैटरी संधारित्र, प्लास्टिक खिलौने, टायरें और डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माणों पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हैं।
इसके बाद ये दिए गए निम्नलिखित पॉइंट हैं जिन पे आप चाहें तो विचार कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव में कैसे सहन कर रहे हैं। ये एक चित्र है जिसमें वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक, यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम करने के लिए अवसर प्रदान किया है, परंतु रोजगार की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी सुनिश्चित रूप से नहीं मिली है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। एक कपड़ा श्रमिक के बारे में देखें तो वह 35 वर्षीय सिल्ला ने दिल्ली में एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त कार्य करने के लिए दुगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर में 30 किमी दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है वह दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत में अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में अकर्मशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपयोग करती थी। तो इसके बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों को सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी
गलतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपके सरकार द्वारा किए गए जाने वाले उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती हैं जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। यही यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन ने विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता की न्याय संगत वैश्विकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये एक चित्र है जो हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन 2005 में। फिर हम इस पूरे अध्याय का सारांश देखें तो वो है कुछ इस प्रकार। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। एक अधिकारी तो विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कुछ में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन को ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण ने धनी उपभोक्ताओं और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण अब सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों से सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा हमारे इस सीरीज का, इस बुक का और 10th क्लास का अंतिम चैप्टर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।